हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ। दोस्तों, पिछली बार मैं आपके लिए हॉरर स्टोरी का चौथा भाग लेकर आई थी और आज मैं आपको उसी कहानी का अगला भाग सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। चलो अब आयरीन को देखते हैं। इसकी आंखों को देखना पड़ेगा। इसकी आंखें देखो। इसकी आंखों से लगता है कि मानो इस पर किसी ने जादू किया हो। किसी ने इसे अपनी वशीभूत कर लिया हो। इसे किसी ने हिप्नोटाइज किया है। लड़के, आपके कहने का मतलब है कि किसी ने इसे... ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है, हर चीज़ मुमकिन है इस दुनिया में बेटे। तुमने अच्छा किया कि इसे सही वक्त पर यहाँ ले आए, वरना हो सकता है कि इसकी जान भी जा सकती थी। ओह माय गॉड, आप सच कह रहे हैं? हाँ, अगर तुम मानते हो तो तुम मुझे कुछ बता रहे थे। हाँ, मैं आपसे कह रहा था कि क्या हुआ? रुको, इसके इसके हाथ पर ये निशान देखो। वो पहले तो ऐसा नहीं था। हाँ, इसका एक ही मतलब है कि जिसने भी इस पर काबू किया है वो हमारी बातें इसके ज़रिए सुन सकता है। इसलिए इसे इलाज करके मैं इसी कमरे में छोड़कर दूसरे कमरे में जाना होगा, समझे? और तब तक कुछ मत कहना। ठीक है, जैसा आप कहें। उसके बाद उस इंसान ने वहाँ पर कुछ अनुष्ठान किए और आयरीन को वहीं छोड़कर वो दूसरे कमरे में चले आए और वहाँ पर उन्होंने बातें करना शुरू किया। आप बताओ कि तुमने क्या देखा? मैंने अपने अतीत के बारे में कई चीज़ें देखी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो मेरे अंकल जॉर्ज से काफ़ी मिलती जुलती हैं। और उसके बाद मैंने मेरी दादी के कमरे में जाकर देखने की कोशिश की। और तो मैं क्या मिला वहाँ? मैंने मैंने वहाँ देखा कि उनके कमरे से जुड़ा हुआ एक एक अजीब और नया कमरा मिला मुझे, जो कि आईने के पीछे छुपा हुआ था। और उसके बाद मैंने देखा कि उस कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। और जब मैंने वहाँ रोशनी की तब वहाँ कुछ अजीब ही चीज़ें रखी हुई थी। एक एक गोल घेरा जिसमें जिसमें किसी ने कैंडल्स जला रखे थे, जो कि ऐसा लग रहा था सालों पहले बुझ गए हों। एक मर्तबान जिसमें खून रखा हुआ था, जो कि सूख चुका था। कुछ कपाल की अस्थियाँ और दो धड़कते हुए दिल। वो मेरे लिए सबसे अजीब था। मुझे समझ में नहीं आया कि वो असली थे या फिर मुझे किसी तरह का भ्रम हुआ था। वो बिल्कुल असली थे मेरे बेटे। ऐसी चीज़ें असली होती हैं, तुम्हें इन पर विश्वास करना होगा। पर पर भला वो धड़क कैसे सकते हैं? जादू, काला जादू, वो सब करवा सकता है। देखा नहीं आयरीन को क्या हो गया था? हाँ, मैंने देखा। पर आखिर मेरे खानदान पर ही क्यों? मैंने तुमसे कहा था, किसी ने सौदा किया था। अब अगर तुम मुझे बता सको कि तुम्हारे कमरे में मिली वो आकृति कैसी थी तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मुझे ठीक से याद नहीं, पर शायद अब आप मुझे कोई चीज़ देंगे जिससे मैं... ये लो। कहते हुए उस इंसान ने एक कोयले का टुकड़ा उसके हाथों में पकड़ा दिया। इसी से काम चलाओ, मेरे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है लिखने के लिए। ठीक है, मैं इसी से काम चलाता हूँ। इतना कहने के बाद चार्ल्स ने उसे उस जगह पर दिखी हुई उस आकृति की एक मिलती जुलती तस्वीर बनाकर दिखा दी, जो पूरी तरह वैसी नहीं थी पर काफ़ी हद तक उससे मिल रही थी।
हम्म, ये चीज़ आत्मा के सौदे के साथ जुड़ी है चार्ल्स। आत्मा का सौदा? हाँ। तुम्हारी दादी काफ़ी सालों से जिंदा है ना? वो तुम्हारी दादी तो नहीं है, वो मेरी पर दादी है। हम्म, तुम्हारे अंकल का गायब होना, तुम्हारे दादाजी का गायब होना महज एक इत्तेफाक नहीं है चार्ल्स। तुम्हारे परिवार में इस तरह की चीज़ें हमेशा तो नहीं होती होंगी चार्ल्स। ये महज एक इत्तेफाक नहीं है। तुम्हारी दादी के, तुम्हारी परदादी के यहाँ यहाँ होने से पहले तो ऐसी चीज़ें यहाँ नहीं होती थी। ये चीज़ें शुरू हुई हैं लगभग लगभग आज से 80 या 90 साल पहले। ऐसी चीज़ के बारे में मैंने अपने अपने पिता से सुना था। उन्होंने ये सब चीज़ें देखी थी। और क्या बताया था उन्होंने? वो भी यही जानना चाहते थे कि इस चीज़ की जड़ कहाँ है और किससे जुड़े हुए हैं ये चीज़ें। और उनका ये काम मैं आज पूरा कर पाया हूँ। अब मुझे किसी तरह का शक नहीं रह गया कि वो चीज़ तुम्हारी परदादी के साथ जुड़ी हुई है। उनके कमरे में इस तरह की चीज़ें मिलना कोई आम बात नहीं है। नहीं, मेरी दादी ऐसा नहीं करेंगी। आप इस तरह से कैसे मेरी दादी के ऊपर इस चीज़ का इल्ज़ाम लगा सकते हैं? ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, मानता हूँ बेटा, तुम्हें तुम्हारी परदादी से बहुत लगाव है, पर सच्चाई कड़वी होती है। इतनी आसानी से मान नहीं पाओगे तुम। मेरी दादी ऐसा कर ही नहीं सकती हैं। उनके कमरे में वो चीज़ों मिलना बस एक इत्तेफाक होगा। ये किसी और पूर्वज ने की होगी, या फिर कोई और उन चीज़ों को वहाँ छुपा कर चला गया होगा। मेरी दादी तो मुझे लगता है जानती भी नहीं है कि उनके कमरे में एक और कमरा जुड़ा हुआ है। नहीं जानती? तुम्हें यकीन दिलाना बहुत मुश्किल है लड़के, पर फ़िलहाल के लिए मैं तुम्हारी रक्षा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हालात को देखते हुए लगता है कि उस शैतान का अगला शिकार तुम ही हो। किसी ने रूहों का सौदा किया है शैतान के साथ, सीधे शैतान के साथ। सिर्फ शैतान ही ऐसी तबाही ला सकता है, और उस शैतान को ख़त्म करना भी उतना ही मुश्किल होगा चार्ल्स। जो दो धड़कते दिल तुमने देखे हैं, वही उस शैतान के लिए शक्ति का स्रोत है। अगर किसी तरह उन धड़कते दिलों की धड़कनों को रोका जा सके तो समझ लो तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। वो धड़कते दिल भला किसके हैं? आप जानते हैं? अगर मैं गलत नहीं हूँ लड़के, तो वो दिल तुम्हारे अंकल और तुम्हारे ग्रैंडपा के होने चाहिए। वो शैतान गांव के लोगों को मारता ज़रूर है, पर वो उसकी शक्ति के लिए ज़रूरी नहीं। वो सिर्फ उसकी फितरत है। वो जहाँ जाता है तबाही लेकर आता है, और इसलिए गांव के लोगों का मरना तो एक तरह से तय ही है। पर उसकी शक्ति का स्रोत सिर्फ वो दो धड़कते दिल हैं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिल उनमें शामिल ना हो, तो फिर तुम्हें जल्दी ही कुछ करना होगा, क्योंकि वक्त बढ़ने के साथ ही वो और शक्तिशाली होता जा रहा है। सिर्फ तुम्हारे खानदान की रूहों का सौदा हुआ है उसके साथ, और इसीलिए वो सिर्फ तुम्हारे ही खानदान की रूहों को बटोरने यहाँ आता है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा मुमकिन है। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अगर तुम नहीं मानोगे तो फिर तुम्हारा भी बुरा हश्र होगा। पर मेरी दादी ऐसा नहीं कर सकती। ये बात तुम्हारी दादी से पूछनी पड़ेगी बेटे। कई बार चीज़ें वैसी होती नहीं हैं चार्ल्स जैसी वो दिखती हैं। फिलहाल के लिए, जब तक आयरीन को होश आता है, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसा आप कहें। फिलहाल के लिए
ये एक पुराना क्रॉस है मेरे पास, जो मैं रोम से लेकर आया हूँ। बहुत ख़ास है ये। इसे अपने पास ही रखना ताकि वो तुम्हें छू भी ना पाए। जैसे ही वो यहाँ आता है मुझे लगता है तुम कमज़ोर पड़ जाते हो। सच है ना? हाँ हाँ, सही कह रहे हैं आप। पता नहीं क्यों। और दूसरी चीज़, मैं तुम्हें एक ख़ास खंजर देना चाहता हूँ। उन खंजरों से ही तुम उन दिलों को धड़कने से रोक सकोगे, वरना कोई आम खंजर ये काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं ऐसा करूँगा। आयरीन को ठीक होने में कितना वक्त लगेगा? बस कुछ ही वक्त में वो ठीक हो जाएगी। ठीक ठीक है। कुछ देर बाद उन्होंने चार्ल्स के पास आकर उसके हाथों में एक लकड़ी का पुराना खंजर दिया। देखने में बहुत ही साधारण पर बहुत ही खूबसूरत। ये तो लकड़ी का है। है लकड़ी का, पर किसी भी धातु से ज़्यादा मजबूत है ये। सारी दुनिया के अलग अलग 5 पवित्र पेड़ों की लकड़ियों से मिलकर बनी है ये खंजर। इसे हमेशा अपने पास रखना। सिर्फ यही तुम्हें मुक्ति दिला सकती है, और उन आत्माओं को भी जिन्हें उस शैतान ने अपने पास बांध रखा है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब जाओ और भविष्य में आने वाली किसी भी मुसीबत के लिए तैयार रहो लड़के। जी हाँ। इतने में आयरीन दूसरे कमरे से इधर आई। चार्ल्स, चार्ल्स, आयरीन, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ आयरीन। तुम्हें कुछ हो गया था। आई डोंट नो मुझे क्या हो गया था, पर तुम्हें अब अपने घर जाकर आराम करना चाहिए। मुझे भी अपने घर जाना है आयरीन। ठीक है चार्ल्स, मैं चली जाऊंगी। तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है। कहते हुए चार्ल्स बहुत ही भारी मन से अपने घर की ओर लौट आया, पर फिर भी वो अभी भी इस बात को मानने को राज़ी नहीं हो सका कि इन सब के पीछे उसकी दादी का हाथ है। कुछ देर बाद वो अपने घर पहुंचा। घर पे अजीब ही माहौल हो गया था। हर तरफ की रोशनी बुझी हुई थी। घर में एक भी शम्मा नहीं जल रही थी। घर के सभी नौकर चाकर भी नज़र नहीं आ रहे थे। चार्ल्स ने किसी तरह ढूंढकर एक माचिस जलाई तो कमरे में कुछ रोशनी हुई, और फिर उसने पास रखी एक शम्मा जला दी, और उसके बाद कमरे में कुछ उजाला हो गया। तभी उसने देखा आज ग्रैंडमा कमरे से बाहर निकलकर बाहर के सोफे पर बैठी हुई हैं। शम्मा जलने से वो अचानक चिड़चिड़ी सी हो गई। उन्होंने चार्ल्स से बहुत ही रूखे स्वर में पूछा, तुम कहीं गए थे चार्ल्स? हाँ ग्रैंडमा, बस आयरीन की तबीयत थोड़ी ख़राब थी और इसलिए मैं उसे उसके घर पहुंचाने गया था। आयरीन का घर इतना तो दूर नहीं है, तुम्हें काफ़ी वक्त लग गया। हाँ, वो उसकी तबीयत ठीक ठीक नहीं थी तो मैं कुछ देर उसके पास ही रुक गया था। अच्छा किया तुमने। घर के सारे सर्वेंट्स कहाँ गए ग्रैंडमा? उन सबको आज मैंने छुट्टी पर भेज दिया है, क्योंकि उनमें से किसी की भी यहाँ ज़रूरत नहीं थी। और घर की सारी सारी कैंडल्स, सारे लैम्प्स, ये सब रुकी, मैं अभी नहीं जलाता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है चार्ल्स, मुझे इनके बगैर ही अच्छा महसूस हो रहा है। पर ग्रैंडमा इस तरह किसी चीज़ से टकरा कर गिर सकते हैं। बहुत अंधेरा है। एक अजीब चीज़ जो चार्ल्स अंदर ही अंदर महसूस कर रहा था वो ये कि उस कमरे में पता नहीं क्यों आज इतनी ठंडक सी महसूस हो रही थी उसे।
और ग्रैंडमा कभी अपने कमरे से बाहर निकलकर नीचे नहीं आती। आज भला वो इस तरह यहाँ नीचे क्यों आई, ये चार्ल्स को समझ नहीं आया। जानते हो चार्ल्स, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कल कोई तीसरी मंजिल पर गया था जॉर्ज के कमरे में। हाँ ग्रैंडमा, मैं गया था, मुझे कुछ किताबें चाहिए थी पढ़ने के लिए। तुम्हें अचानक से पढ़ने का शौक़ जागा। चलो, ये अच्छी आदत है, पर तुमने मुझे बताया नहीं। और पढ़ने के लिए जॉर्ज की डायरी से भी बेहतर कई चीज़ें हैं इस घर में चार्ल्स। आप कैसी बातें कर रही हैं ग्रैंडमा? तो फिर ये डायरी तुम्हारे कमरे में क्या कर रही थी? मुझे नहीं पता था, मैं बस बाकी किताबों के साथ इसे गलती से उठा लाया हूँगा। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, जाओ तुम आराम करो। हाँ 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 ग्रैंडमा। चार्ल्स ने देखा कि ग्रैंडमा आज अपने कमरे से बाहर यहाँ बैठी हुई है। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। वो भला उनके सामने ही उनके कमरे में जाकर ये सब काम कैसे करेगा। ग्रैंडमा उसे घूर कर देख रही थी बहुत ही अजीब नज़रों से। चार्ल्स को पता नहीं क्यों आज उनके सामने एक अजीब डर महसूस हो रहा था। चार्ल्स ज़्यादा कुछ नहीं बोला। वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा और जब वो दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो वो अपने कमरे में जाने की बजाय बहुत फुर्ती के साथ ग्रैंडमा के कमरे में घुस गया और उसने कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर लिया। पता नहीं क्यों उसके दिमाग में क्या आया कि उसने ऐसा किया, और उसके बाद उसने फ़ौरन अपने साथ लाई हुई इस माचिस से कमरे की एक कैंडल जला दी। ये कमरा पता नहीं क्यों आज इतना भयानक दिख रहा था। उस कमरे में रोशनी होते ही एक बार को चार्ल्स की सांसें मानो रुक सी गई हों। ये कमरा इस कदर पुराना, हर तरह की लकड़ियाँ सड़ चुकी थी, दीवारों पर खून के धब्बे थे और इधर उधर खून के छींटे बिखरे हुए थे। चार्ल्स को समझ नहीं आया कि अचानक ये सब क्या हो गया। वो ये सब देखकर बहुत घबरा गया। उसके हाथ काँप रहे थे। तभी अचानक उसने बाहर से आती हुई आवाज़ सुनी, ये तुमने बहुत ही बेवकूफ़ी भरा काम किया है चार्ल्स। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं होगा कि तुम कहाँ गए थे? मुझसे कुछ नहीं छिपता, मुझे सब पता है चार्ल्स। इसलिए ये बेवकूफ़ी छोड़कर दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैं बाहर नहीं आऊँगा। ठीक है फिर, तुम्हारी जैसी मर्जी। चार्ल्स ने देखा अचानक धीरे धीरे उस कमरे की चीज़ें अपने आप हिलने लगी और कुछ ही देर बाद चीज़ें हवा में उड़ने लगी और वो सब उड़कर चार्ल्स के पीछे ही आ रही थी। एक पुराने वास से चार्ल्स का सर टकराते टकराते बचा। वो बहुत घबराया हुआ था। उसने फ़ौरन ही देर न करते हुए दीवार से उस आईने को हटाया, पर ऐसा करते वक्त अचानक एक उड़ती हुई पुरानी लकड़ी का टुकड़ा उसके सर से टकरा गया और उसे बहुत तेज़ दर्द हुआ। फिर उसे दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ें सुनाई पड़ी। दरवाज़ा खोलने का इससे बेहतर वक्त नहीं मिलेगा चार्ल्स तुम्हें। अभी भी मौका है, इससे पहले कि मुझे और गुस्सा आए। तुम इस दरवाजे को खोल दो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा चार्ल्स। कहते कहते अचानक ही उसकी ग्रैंडमा की आवाज़ कुछ अजीब होने लगी। उसके बाद दरवाजे पर एक एक करके दस्तक की आवाज़ आने लगी, बहुत ज़ोर से।
मानो ग्रैंडमा दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रही हों। चार्ल्स हड़बड़ी के साथ उस नए कमरे में घुसा जो आईने के पीछे छुपा हुआ था। उसने वहाँ रखी एक कैंडल जलाई। तब उसने देखा उस कमरे का चेहरा बिल्कुल बदला हुआ था। वहाँ से बहुत सी चीज़ें गायब हो चुकी थी। वो हड्डियाँ, पुरानी कैंडल्स और साथ ही वो संदूक भी जिसमें वो दिल रखे हुए थे। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, वो संदूक कहाँ गया? वो संदूक कहाँ गया? अगर वो यहाँ नहीं होगा तो मैं तो मैं उन दिलों को कैसे ढूंढ पाऊंगा? ओह माय गॉड, अगर उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया तो ग्रैंडमा को आखिर हो क्या गया है? कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? आखिर वो कहाँ गया? चार्ल्स अचानक ही बहुत घबरा गया था। दरवाजे पर अभी भी बहुत जोर की दस्तक की आवाज़ आ रही थी। चार्ल्स फौरन उस कमरे से निकलकर बाहर के कमरे में आया और उसने वहाँ उस संदूक को ढूंढना शुरू किया। उसने हर तरफ ढूंढने की कोशिश की। चीज़ें अब हवा में उड़ नहीं रही थी, पर अब एक दूसरा खतरा जो चार्ल्स के सामने था। उस कमरे का दरवाज़ा लगभग टूटने ही वाला था। इन सब के दरमियान चार्ल्स के कानों में एक बहुत ही हल्की आवाज़ सुनाई पड़ी, जैसी उसने उस रोज़ सुनी थी उस संदूक को ढूंढने से पहले। उसने उस आवाज़ का फिर से पीछा करने की कोशिश की और फिर उसने देखा वो आवाज़ ग्रैंडमा के बेड के नीचे से आ रही थी। उसने वहाँ जाकर देखा तो वो संदूक वहाँ था। उसने फ़ौरन उस संदूक को उठाया और उसका ताला खोलने की कोशिश की। एक बार फिर उसे वहाँ रखे हुए उस पत्थर के पुराने वास का सहारा लेना पड़ा। उसने उस संदूक को खोला। वो दो दिल अभी भी वहीं थे, पर इस बार वो कुछ चमक रहे थे। हाँ, बस वो खंजर मुझे निकाल कर, इससे पहले चार्ल्स कुछ कर पाता, दरवाज़ा टूट गया। नहीं। उसकी ग्रैंडमा दरवाज़ा तोड़कर कमरे के अंदर आ चुकी थी, मानो वो उड़ती हुई कमरे के अंदर आई थी, बहुत ही तेज़। और उन्होंने चार्ल्स को एक जोर का धक्का दिया। चार्ल्स ज़मीन पर गिर गया। ग्रैंडमा ने फ़ौरन वो संदूक उठा लिया और उसके बाद उन्होंने कहा, तुम्हें क्या लगता है चार्ल्स? तुम जो करोगे मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। मैं सब जानती हूँ कि तुम कहाँ गए थे, और अब तुम्हें भी। शिकार होना पड़ेगा और तुम्हारा दिल भी उसी तरह मेरे पास रहेगा जैसे कि तुम्हारे ग्रैंडपा और तुम्हारे अंकल का है। तुम्हारी रूह भी मेरे ही कब्जे में रहेगी। तुम भला ये क्यों कर रहे हो? तुम्हें सच में लगता है कि ये मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ? नहीं, तुम्हारी दादी माँ ने मुझसे सौदा किया था। सौदा किया था उनकी जिंदगी का, और बदले में वादा किया था मुझे रूहों को ले जाने का। समझे? नहीं नहीं, ये सच नहीं है। यही सच है लड़की, और अब तुम भी मरोगे। इतना कहकर ग्रैंडमा एक जगह आकर रुक गई और उनका चेहरा धीरे धीरे बदलने लग गया और उसी के साथ कमरे में बहुत ज़ोर की ठंडक सी फैल गई। चार्ल्स को ये ठंडक महसूस हो रही थी। चार्ल्स धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जा रहा था। धीरे धीरे वो शैतान अपने असली रूप में आ रहा था। उसने वो संदूक वहीं छोड़ा और वो आगे बढ़ गया। जितना वो चार्ल्स के करीब आ रहा था, चार्ल्स उतना ही कमज़ोर पड़ता जा रहा था। तभी अचानक उनके पीछे से एक आवाज़ उभरी, चार्ल्स! आयरीन, आयरीन, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम वापस चली जाओ, कुछ नहीं हो सकता।
ओह, तो तुमने बहुत देर से मेरी नाक में दम कर रखा है। अब इस दुनिया को तुम्हारी भी जरूरत नहीं। है मेरी बच्ची। इतना कहते हुए शैतान चार्ल्स की तरफ से मुड़ के आयरीन की तरफ बढ़ने लगा। आयरीन उसे उसी तरह जड़वत देखती रही। आयरीन ना हिल पा रही थी, ना आगे चल पा रही थी। चार्ल्स ने इसी मौके का फ़ायदा उठाया। उसके सामने वो संदूक था। वो कमज़ोर हो चुका था। वो किसी तरह गिरते पड़ते संभलते हुए उस संदूक तक पहुंचा पूरी फुर्ती के साथ, और उसने अपने पास रखा हुआ वो लकड़ी का खंजर उनमें से एक दिल में उतार दिया। और उसके साथ ही शैतान के मुंह से एक बहुत ही खौफनाक चीख उभरी और वो वहीं ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गया और पूरी फुर्ती के साथ वापस मुड़ा। पर चार्ल्स ने बिना देर किए हुए दूसरा खंजर भी दूसरे दिल में उतार दिया, और इस तरह वो शैतान पूरी तरह कमज़ोर पड़ चुका था और वो ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा। चार्ल्स भागते हुए उसके करीब आया और उसके पास रखे उस क्रॉस को अपनी ग्रैंडमा के माथे पर लगा दिया, जिसके बाद वो कुछ देर के लिए तड़पी और उसके बाद उनके शरीर से एक धुआं से निकला और वो हवा में जाकर कहीं गायब हो गया। ग्रैंडमा बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तब उन्होंने चार्ल्स के सामने अपनी अतीत की कहानी बतानी शुरू की। चार्ल्स मेरे बच्चे, ये सब मेरी ही लालच का फल है जो हम सबको भुगतना पड़ रहा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जिसका एहसास मुझे अब हो रहा है। आज से बहुत सालों पहले जब मैं और तुम्हारे परदादा इस जगह आए थे, तब मेरे लिए ये सब कुछ बहुत नया था। मैंने कभी इतनी ऐशो आराम और शोहरत की ज़िंदगी नहीं देखी थी। मैं गांव की एक मामूली लड़की थी। यहाँ आने के बाद इस गांव में महामारी फैल गई। आधा गांव खाली हो गया और आधे गांव के लोग मर गए। पर तुम्हारे ग्रैंडपा इस जगह को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, और इसलिए मैं भी उनके साथ ही यहाँ रुकी रही, और उस बीमारी ने मुझे अपनी चपेट में ले लिया। मैं जिस गांव से थी वहाँ जादू और टोने टोटके को बहुत मना माना जाता था, और इसलिए मुझे भी कुछ विधियाँ आती थी। मेरे सामने कोई रास्ता नहीं था। मुझे ये सब कुछ नहीं छोड़ना था। मुझे मेरी ज़िंदगी जीनी थी, वो सब देखना था जो मैंने अभी तक नहीं देखा था। इसलिए मैंने ये कदम उठाया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने एक छोटा सा अनुष्ठान किया और शैतान से सौदा किया। उसने मुझे कहा कि वो मुझे लंबी उम्र देगा, बेहद लंबी। साथ ही उसने मुझे चेतावनी भी दी कि इतनी लंबी उम्र लेकर मैं पछताऊंगी। पर मैं नहीं मानी, क्योंकि उस वक्त मौत मेरे सर पर थी। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। चार्ल्स, उसने मुझसे कहा कि मेरे ख़ानदान की हर पीढ़ी का एक लड़का वो अपने साथ ले जाएगा। हर वो लड़का जिसकी उम्र 25 साल को पार करेगी। और इसीलिए घर के सारे बड़े लड़के मरते थे, है ना दादी? हाँ मेरे बच्चे। जब जब सबसे पहली बार ऐसा हुआ तब मुझे महसूस हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तुम्हारे ग्रैंडपा विलियम, वो मेरा ही बेटा था। मैंने उसे खो दिया जब वो 25 साल की उम्र में था। और तुम्हारे अंकल जॉर्ज, मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा था, पर मैं नहीं जानती थी कि इस सौदे को कैसे तोड़ूं।
मुझे माफ़ कर दो चार्ल्स। आई एम रियली सॉरी। शायद आप खुद अपनी करनी को भूल चुकी हैं ग्रैंडमा। मुझसे माफ़ी मांगने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं यहाँ से बस जा ही रहा हूँ। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी ये कहानी। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशंस है तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा और मैं आपके सजेशंस पर वीडियोस ज़रूर लाऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।